नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आप सबका पढ़ना पढ़ाना के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में जो चर्चा का विषय है हमारा, वो क्या है, वो टॉपिक क्या है, तो वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बारे में चर्चा हम आज के वीडियो में आपके साथ करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जो भारत का मैप दिखता है, इसके पीछे क्या इतिहास है, क्या हमारे यहाँ खास प्रोविजंस है, भारत का क्षेत्र कैसा है, कहाँ तक है, कौन से अनुच्छेद जो है इसको जो है जस्टिफाई करते हैं, इसके बारे में चर्चा जो है हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्यों भारत जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। ये भी देखेंगे कि क्या भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। मान लो कि संसद चाह जाए कि कल जो है हम कोई क्षेत्र अगर किसी दूसरी टेरिटरी को देना चाहते हैं तो ये दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है इन अनुच्छेदों के माध्यम से। ये भी हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस तरह हमारे यहाँ राज्यों का निर्माण हुआ है, इस पर भी हम लोग इस पूरी भूमिका पर नजर डालेंगे। कब कौन सा राज्य किस नंबर पर एस्टेब्लिश हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एस्टेब्लिश हुआ है, इस पर भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको समझिए। बेसिकली आज से हम अपना भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं अनुच्छेद 1 पर कि क्या कहता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 1, यानी हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है। अनुच्छेद बेसिकली कहते हैं नियम को या फिर रूल को या धारा को। जैसे हमने कहा नियम नंबर 1 या धारा नंबर 1, तो हमारे भारतीय संविधान की धारा 1 यानी अनुच्छेद 1 यानी नियम नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, a union of state। क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ स्टेट। ध्यान दीजिए, इसका मतलब कि अनुच्छेद 1 जो है वो हमें क्या बताता है। अनुच्छेद हमें दो बातें बताता है। अनुच्छेद 1 हमें दो बातें बताता है। एक तो ये बात बताता है कि हमारे देश का जो नाम है, जो आइडेंटिटी है, वो क्या है। दूसरी बात हमें ये बताता है कि हमारे देश की जो राज पद्धति है, इस राज पद्धति की प्रकृति क्या है, यानी इसका नेचर क्या है। इसके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलेगी? अनुच्छेद 1 से मिलेगी। कैसे? आप देखो नाम में अनुच्छेद 1 ये कह रहा है खुलकर कि इस क्षेत्र को, यानी ये जो दिख रहा है पूरा क्षेत्र, दो नामों से जाना जा सकता है। एक, या तो हमारे इसको आप इंडिया कहिए, दूसरा या इस देश को आप भारत कहिए। यानी हमारे संविधान में जो हमारे देश का नामांकन किया है वो सिर्फ दो ऑफिशियल नामों से किया है। एक या तो इंडिया, दूसरा या तो भारत। हिंदुस्तान हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में नाम नहीं दिया गया है। हमारे देश की पहचान हिंदुस्तान से नहीं है, हमारे देश की पहचान इंडिया से है या भारत से। इंडिया और भारत नाम रखने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि संविधान सभा में ये डिस्कशन शुरू हुआ कि इंग्लिश नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हिंदी नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इन दोनों नामों को हमारे यहाँ हमारी पहचान के रूप में
नामांकन किया कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये या तो आप इंडिया कहिए या तो आप भारत कहिए, ठीक है। यानी हाँ, अगर कोई भी यूएन में रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा तो वो इंडिया के नाम से होगा या भारत के नाम से होगा, या वर्ल्ड में कहीं पर भी हमारी पहचान होगी तो वो दो नामों से होगी कि हम भारतवासी हैं या वी आर इंडियंस, ठीक है। दूसरा आप देखो राज पद्धति में ये कहता है कि वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि स्टेट ऑफ यूनियन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ अपनाया, दोनों में अंतर है। स्टेट ऑफ यूनियन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं अपनाया गया, हमारे यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाया गया, यानी राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ संघीय राज्य की स्थापना की गई, संघीय राज्य की स्थापना हमारे यहाँ नहीं की गई, हमारे यहाँ राज्यों के संघ की स्थापना की गई। हमारे यहाँ किसकी स्थापना की गई है, हमारे यहाँ राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, ना कि संघीय राज्य की स्थापना की गई है। दोनों में अंतर है। जब अंग्रेज हमारे यहाँ भारत आए तो भारत में अनेक ऐसे जो है राजा महाराजा शासक हुए जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया मगन है, शासन कर रहे हैं। भारत में कहीं पर भी एकता दिखी नहीं, और इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और एक को दूसरे के प्रति लड़ाया, यानी फूको और बांटो और राज करो की नीति अपनाई। और अंत में 1764 के बाद यानी 1764 उसके बाद आप देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया है। पूरा राजस्व व्यवस्था, पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पूरा इकोनॉमी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिया। आए थे ट्रेड करने, चला रहे शासन। तो ये गलती दोबारा ना हो, दोबारा जो है राज्यों को ये अभिमान ना हो जाए कि वो है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ राज्यों का संघ बनाया गया है, हमारे यहाँ संघीय राज्य की परिकल्पना नहीं की गई है। संघीय राज्य की परिकल्पना अगर आपको देखनी है तो ये अमेरिका में दिखेगी। कहां पर दिखेगी, अमेरिका में दिखेगी। देखो समझो इस चीज को, मान लो कि ये कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कई सारे राज्य हैं, कई सारे राज्य हैं। मान लो ये एक राज्य है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है, ये सातवां। 7 राज्य हैं इस क्षेत्र, और सातों अपने आप में जो है शक्तिशाली है, अपने निर्णय लेने में संप्रभु हैं, आंतरिक और बाह्य मामला जो है सुलझा सकते हैं। लेकिन मान लो कि किसी दूसरी पावर को या किसी दूसरी फॉरेन शक्ति को अगर इस क्षेत्र में कोई कार्य करना है तो अब इसको परमिशन लेने के लिए हर जगह जाना पड़ेगा, हर जगह की सत्ता के पास जाना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन राज्यों ने क्या किया, इन राज्यों ने एक समझौता किया और ये समझौता करके एक यूएसए का गठन कर दिया, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब अगर आपको बात करनी है, आप इससे बात कर लो तो ये माना जाएगा कि जो है इनसे बात करें। फेडरल सिस्टम होगा। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है कि जितनी शक्ति इसके पास है उतनी ही शक्ति इन सब के पास है। कल को ये कोई ऐसा समझौता कर ले कि इसको ना पसंद आए तो ये तुरंत कह रहा है कि हम बनाए तो थे यूनियन पर अब हम इस यूनियन में नहीं रहना चाहते, हम इस यूनियन से अलग। तो ये तुरंत अपने आप को
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के यूनियन से क्या कर लेगा, अलग कर लेगा, यानी ये राज्य इस यूनियन से क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं संघीय राज्य, है ना। संघ है जरूर, लेकिन उतना पावरफुल, उतना शक्तिशाली नहीं है कि ये इस राज्य को रोक पाए कि भैया ना जाओ। इसका अगर दूसरा पक्ष देखें, दूसरा मतलब आईने के दूसरे साइड अगर देखें, तो जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट। यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि ये जो यूनियन यहाँ पर है, ये जो यूनियन यहाँ पर है जिसको आप संघ के रूप में देख रहे हो, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र का यही शक्तिशाली चीज है। बशर्त यह है कि अब इस पूरे क्षेत्र में शासन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, नागरिकों का कल्याण करना है, तो पूरे क्षेत्र में एक सत्ता का पहुंचना संभव नहीं है। तो इसने इस एडमिनिस्ट्रेशन या शासन की दृष्टि से इस क्षेत्र को कई सारे राज्यों में बांटा। किंतु कल को अगर ये राज्य चाह जाए कि इस यूनियन से अलग होना चाह रहा है तो नहीं हो पाएगा। क्यों? हमारे यहाँ ऐसे प्रोविजंस है, यूनियन को स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तुरंत इमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ इस स्टेट, तुरंत यूनियन एक्टिव हो जाएगा और क्या लगाएगा, प्रेसिडेंट रूल लगाएगा। आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करें। कल को कोई राज्य हमारे यहाँ ये नहीं कह सकता कि अब हम भारत संघ का हिस्सा नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब कि हमारे यहाँ जो यूनियन है वो इन राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से जो है हमारे यहाँ ये राज्य बांटे गए या केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। यानी भारत विभक्त नहीं हो सकता, भारत विभक्त नहीं हो सकता। हालांकि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, इसके पास पावर है, स्टेट लिस्ट का करंट लिस्ट पर कानून बनाएगा, इस क्षेत्र तक लागू होगा। इसके पास पावर है, स्टेट का करंट लिस्ट पर जो है बनाएगा कानून। पावर जितनी इसको इतनी इसको, पर कुछ मामलों में इसको ज्यादा है। जैसे फॉरेन मैटर देखना है वो यूनियन ही देखेगी, फिर किसी राज्य का किसी फॉरेन पॉलिसी के लिए किसी अन्य अथॉरिटी से बात नहीं कर सकते, वहां पर यूनियन फॉरेन मिनिस्टर ही जाएंगे बात करने। बात समझ, यूनियन कैबिनेट ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक ही नागरिकता होगी पूरे भारत में, आप किसी भी राज्य में रहते हो, जबकि दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में राज्य में भी नागरिकता होगी और केंद्र की भी, यानी एक यूएसए की और एक उसके स्टेट की जो है नागरिकता मिलेगी, जिस स्टेट का वो जो है नागरिक होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो अब इस राज्य क्षेत्र में यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा, किसे हम भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करेंगे? तो 3 तरह के क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल हैं। यानी इस राज्य क्षेत्र में, इंडिया दैट इज भारत के राज्य क्षेत्र में कितने तरह के क्षेत्र शामिल हैं? तो 3 तरह के क्षेत्र जो है शामिल किए गए हैं। एक तो वो क्षेत्र जो राज्यों का क्षेत्र है, राज्यों का क्षेत्र है, यानी पहली अनुसूची में जो भी वर्णन किया गया है, जहां तक किसी राज्य का क्षेत्र बताया गया है, जुरिडिक्शन एरिया बताया है, वो राज्य क्षेत्र जो है इस यूनियन का पार्ट होंगे। दूसरा, संघ क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। संघ क्षेत्रों को जो हम कह रहे हैं कि भारत और इंडिया की पहचान कहां तक, तो जहां तक संघ और संघ क्षेत्रों का जो है आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या? संघ क्षेत्र का मतलब कि इन राज्यों के क्षेत्र पर भी संघ क्षेत्र कहेंगे, और जो केंद्र शासित प्रदेश है
जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी संघ क्षेत्र कहलाएंगे। जैसे मान लो कि ये भारत था और ये छोटे छोटे से राज्य हैं, ये राज्य है, तो राज्य क्षेत्र कितना, राज्य क्षेत्र मतलब इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, ये सब राज्य क्षेत्र। दूसरा, अगर मान लो कि ये दिल्ली है तो अब इसको आप यूनियन कह लो, क्या कह लो, यूनियन। यूनियन को आप संघ के नाम से जानते हो, कहते नहीं यूनियन गवर्नमेंट, या इसको केंद्रीय, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ये जो सेंटर है, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार, इसका क्षेत्र कहां तक, तो इसका क्षेत्र एक तो ये इस राज्य का क्षेत्र भी शामिल होगा, यानी ये राज्य, इसका भी क्षेत्र इसके जुरिडिक्शन में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। साथ ही साथ जितना केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्यों का नहीं, जो यूनियन टेरिटरीज है, जहां पर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कंट्रोल होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के मदद से वहां पर शासन चलाता है, सीधे केंद्रीय सरकार के हाथ में उस क्षेत्र का प्रशासन होता है। ऐसी क्षेत्र कहलाते हैं यूनियन टेरिटरी, वो भी इसमें जो है शामिल होंगे। तीसरा, वे राज्य क्षेत्र जो किसी भी समय संघ क्षेत्र में शामिल किए जाए, इसका मतलब मान लो कि कोई बाह्य क्षेत्र है, यानी कोई आउटर टेरिटरी है, और कल को भारत और उस राज्य के बीच कोई समझौता हो जाए और उसको भारत में शामिल कर लिया जाए, भारत के संघ क्षेत्र का वो क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली भारत के क्षेत्र के बारे में, कितना क्या क्षेत्र लगेगा, तो कितने 3 तरह के क्षेत्र भारत संघ का हिस्सा होंगे। एक तो जो भी राज्यों का क्षेत्र है वो भारतीय संघ का हिस्सा होगा, दूसरा संघ क्षेत्र जितने भी, यानी ये राज्यों को क्षेत्र प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस ऐसे बाह्य क्षेत्र, ऐसे बाह्य राज्य जिसको किसी भी समय जो है भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया हो, है ना, तो वो भी भारतीय संघ का क्या होंगे, हिस्सा होंगे। ये भारत संघ होगा, भारत का जो संघ होगा इतना बड़ा संघ। बात समझ में आ गई कि नहीं? यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि भारत का जो संघ है वो राज्यों और यूनियन के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति नहीं है ना। बात समझ में आ रही है नहीं? ओके, तो ये है हमारा अनुच्छेद 1। क्या है? अनुच्छेद 1। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अगर इस समय आप देखो कि भारत का क्षेत्र कितना है, तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 राज्य हैं। ये सब भारत का क्या है? हिस्सा है। ठीक है, बटा है। भारत का जो राज्य थे वो कितने राज्यों में बटा है? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज। डिटेल में बात करेंगे जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद जो है कैसे हमारे यहाँ राज्यों का गठन हुआ है, तो हम लोग ये डिटेल चर्चा वहां पर करेंगे। अभी अनुच्छेद समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला अनुच्छेद आप लोगों के आई होप के समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये बात करता है नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी गठन की बात करता है, या उनकी स्थापना या गठन, स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 2 किस चीज की बात करता है?
अनुच्छेद 2 बात करता है नए राज्यों का प्रवेश हो या उनकी स्थापना हो। इन दो बातों का वर्णन हमें कहां मिलेगा? हमें अनुच्छेद 2 में मिलेगा। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा उन निबंधों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है या नए राज्यों का भारत संघ में स्थापना कर सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर दो बातें ध्यान देने योग्य है। एक तो ये बात कर रहा है नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने की बात कर रहा है, शामिल करने की बात कर रहा है। दूसरा, ये नए राज्यों की भारतीय संघ में स्थापना करने की बात कर रहा है या गठन करने की बात कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप इस बात को देख रहे हो तो इसका मतलब कि ये कौन से क्षेत्र होंगे जिसको भारतीय संघ में शामिल करना है। मान लो कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है जो है, तो जानते हैं कि ये एक क्षेत्र है, जानते हैं उसकी पहचान है, लेकिन वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, यानी हमारे भारत का हिस्सा नहीं। जैसे आजादी से पहले सिक्किम था, है तो, पर भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था। चोग्याल का शासन वहां पर हुआ करता था, अपना फॉरेन टेरिटरी के रूप में देखी जाती थी, है ना। तो यानी ऐसा जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है और उसको जो है भारत में शामिल करना हो तो अनुच्छेद 2 है। यानी ये उन राज्यों की बात करता है जो राज्य अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, अस्तित्व में तो है, सिक्किम की पहचान, पर वो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, उसको भारत संघ में जो है शामिल करना है। मान लीजिए, इसका मतलब कि ये वो राज्य है जो अस्तित्व में है, और ये नए राज्यों की भारतीय संघ में स्थापना का मतलब ये है कि ये वो राज्य है जो अस्तित्व में नहीं, अस्तित्व में नहीं, ये वो राज्य है जो अस्तित्व में नहीं, और उसको जो है स्थापित करके भारतीय क्षेत्र में जो है क्या करना है, मिला लेना है। इसका मतलब कि अनुच्छेद 2 जो है, क्या वो भारतीय क्षेत्र के में ही जो है नए राज्यों के गठन और उसको शामिल करने की बात कर रहा है? नहीं, जो अनुच्छेद 2 है वो बाह्य क्षेत्रों को, बाह्य क्षेत्रों का मतलब कि जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, एक अगर उनका अस्तित्व है उसको भारत में शामिल करना है तो भी, दूसरा अगर उनका अस्तित्व नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि इस नाम की कोई चीज है, और भारत संघ सरकार अगर कोई विधि या कानून जो ठीक समझे संसद उपबंधों निबंधों द्वारा उस क्षेत्र को भारत में शामिल कर ले और एकदम से हमको पता चले कि अरे पाकिस्तान एक स्टेट हो गया भारत, है ना। तो ऐसे जो है राज्यों का जो है प्रवेश की बात क्या कर रहा है? अनुच्छेद 2 कर रहा है। कौन कर रहा है? अनुच्छेद 2 कर रहा है। यानी ये बाह्य क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की बात करता है, यानी ये बाह्य क्षेत्रों को
भारतीय संघ में शामिल करने की बात करता है, शामिल करता है, भारतीय संघ में शामिल करता है। कौन? अनुच्छेद 2। क्लियर? क्लियर ना हो तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम आपके जो भी संदेह हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उनको अगले वीडियो में क्लियर करते हुए चलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का भैया? कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, तो सिक्किम को आप देखो तो जो अनुच्छेद यूज हुआ होगा, पहले चोग्याल का वहां शासन हुआ करता था। जब इंडियन फ्रीडम एक्ट आया 1947, तो उस सिक्किम की जो रक्षा और सुरक्षा थी तो वो भारतीय सरकार ने अपने हाथों में ले ली। यानी वहां के रक्षा, संचार और विदेश मामले जो है वो भारतीय सरकार देखती थी। 72 में या 74 में जो है सिक्किम ने ये इच्छा जताई, 72 या 74 के आसपास की बात है। अभी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की जब बात करेंगे तो एग्जैक्ट डेट हम आपको बता देंगे। तो सिक्किम ने अपने आप को भारत में शामिल होने की इच्छा जताई। तो होना क्या था फिर? 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, और सिक्किम को जो है भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया। यानी यहाँ पर जो है जो अनुच्छेद अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 2 होगा। यानी वाय क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की बात जो है की जाएगी। क्लियर? दूसरी चीज, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? अनुच्छेद क्या देखने जा रहे हैं? अनुच्छेद 3 देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? अनुच्छेद 3 देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं मित्रों? अनुच्छेद 3 देखने जा रहे हैं। अनुच्छेद 3 बेसिकली क्या बात करता है? तो अनुच्छेद 3 जो है वो राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों की क्या चीज? पुनर्गठन हेतु संसद की जो शक्ति है इसके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराएगा। अच्छा, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में भी जो पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। कि अनुच्छेद 2 में जो शक्ति है वो भी किसके पास है? पार्लियामेंट, संसद विधि द्वारा जो स्थापित नियम या उपबंध है, या जो वो संसद ठीक समझे, है ना, जो भी शर्तें वो ठीक समझे, उन शर्तों पर किसी नए राज्यों का भारत में प्रवेश और उनके स्थापना की बात करता है। यानी वाय क्षेत्र का भारतीय संघ का हिस्सा बनना हो तो ये जो अनुच्छेद इस्तेमाल होगा ये अनुच्छेद 2 है। अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 ये है कि भारतीय संघ के ही जो क्षेत्र है, यानी अब यहाँ पर बात हो रही जो राज्य क्षेत्र थे, जो संघ शासित क्षेत्र थे, या जो बाहरी टेरिटरी इंडिया ने एक्वायर्ड की और वो आज भारतीय संघ का हिस्सा है। यानी जहां जहां इंडियन जुडिशरी लगता है, जो भी भारतीय राज्य क्षेत्र का हिस्सा है, अगर उसमें राज्यों का पुनर्गठन करना हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर नए राज्यों की स्थापना करनी हो,
या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, सीमाओं में परिवर्तन करना हो, या फिर उनका नाम में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, तो यहां पर ये कौन कर सकता है? ये संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। किस अनुच्छेद का यूज करके? अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके। यानी भारतीय, अब यहां पर जो बात हो रही है ये उन क्षेत्रों की बात हो रही है, उन राज्य क्षेत्रों की बात हो रही है जो भारतीय संघ का हिस्सा है। वर्तमान में भारतीय संघ का हिस्सा है, हिस्सा है यानी अस्तित्व में है और भारतीय संघ का हिस्सा है। अगर उसमें नए राज्यों का गठन करना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट को अधिकृत करता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कौन? अनुच्छेद 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संसद अगर चाहे, कौन? संसद, संसद अगर चाहे तो मान लो कि ये 2 राज्य हैं, मान लो कि ये 2 राज्य हैं, ये इनका राज्य क्षेत्र है, ये इनका राज्य क्षेत्र है। संसद क्या करे? संसद क्या करे कि इनका राज्य क्षेत्र और इनका राज्य क्षेत्र हटा दे और कह दे कि अब ये पूरा राज्य क्षेत्र जो है ये हमने जोड़ दिया, अब ये एक राज्य है। इसका मतलब क्या है कि 2 राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको जोड़कर, उन 2 राज्यों की सीमाओं को समाप्त कर, उन दोनों राज्यों को जोड़कर एक नए राज्य की क्या कर दे? स्थापना कर। एक नए राज्य की क्या कर दे? एक नए राज्य का गठन कर दे। 2 राज्यों को जोड़कर एक नए राज्य का क्या कर दिया? सीमाओं में परिवर्तन। ठीक। दूसरा, मान लो कि ये एक राज्य है और ये एक राज्य है, तो अब संसद क्या करे? इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर दे। मान लो कि इसने कहा कि अब तुम्हारा राज्य क्षेत्र इतना और तुम्हारा राज्य क्षेत्र इतना, तो 2 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। यानी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। क्या कर सकती है? संसद कर सकती है। दूसरी बात, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों की गठन कर सकती है। दूसरी बात कि मान लो कि ये एक राज्य है और इस एक राज्य को 2 राज्य में बदल सकती है। जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, है ना, बिहार से आपका झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, है ना। तो इसका मतलब कि एक राज्य की सीमा घटाकर, एक राज्य की सीमा घटाकर एक नए राज्य का क्या कर दे? स्थापना कर दे। नए राज्य की क्या कर दे? स्थापना कर दे। यानी ये वो क्षेत्र है जो भारतीय संघ का हिस्सा है। जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, वो भारतीय संघ का ही ना हिस्सा है, लेकिन तेलंगाना को कोई नहीं जानता था। जैसे ही 2014 में तेलंगाना का निर्माण होता है, एक नए राज्य की क्या हो गई? स्थापना हो गई। लेकिन ये राज्य कैसा है? ये भारतीय संघ का ऑलरेडी हिस्सा था, लेकिन नया राज्य बना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो एक राज्य को विभक्त करके एक नए राज्य का क्या करते? निर्माण करते। दूसरी चीज, राज्यों की सीमा को घटा सकती है, राज्यों की सीमा को बढ़ा सकती है। कौन? संसद। बढ़ा सकती है यानी सीमा में परिवर्तन कर सकती, बाउंड्री बदल सकती, बॉर्डर छोटा बड़ा कर सकती। और अगली चीज, नाम में परिवर्तन कर सकती। जैसे उत्तरांचल का नाम बदल करके जो है पार्लियामेंट ने क्या रख दिया था? उत्तराखंड रख दिया था, है ना, है ना। जैसे लगा द्वीप जो है मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदल करके लक्षद्वीप रख दिया था।
है ना। तो इस तरह आप देखो कि नाम में, राज्यों के नाम में भी परिवर्तन करने की शक्ति किसको है? संसद को है। बात समझ रही? ये बात कहाँ होती है? ये बात अनुच्छेद 3 में होती है। लेकिन अगर ऐसा कोई काम पार्लियामेंट को करना है, तो ऐसा कोई बिल ला रही है, मान लो कि किसी राज्य से किसी नए राज्य का निर्माण करना चाह रही है पार्लियामेंट, तो ऐसे बिल को, मान लो कि कोई एक बिल है ऐसा जिसमें पार्लियामेंट जो है किसी राज्य का नाम बदलना चाह रही है, तो ऐसा बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पार्लियामेंट में लाया जाएगा ऐसा बिल। ये एक बिल बना और कहा कि ये फलाना फलाना क्षेत्र है, इसका नाम जो है हम बदलना चाहते हैं, पूरा प्रोसीजर। तो ये जो बिल है, ये बिल पार्लियामेंट के पटल पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इस यहां पर दो शर्तें हैं। दो शर्तें ये हैं कि अगर अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई बिल पार्लियामेंट में आ रहा है, तो पार्लियामेंट की पटल पर उस अध्यादेश को रखने से पहले उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी होना जरूरी है। राष्ट्रपति की मंजूरी होना जरूरी है, यानी राष्ट्रपति के प्रायर संतुष्टि से, पूर्व संतुष्टि से आप कह सकते हो, राष्ट्रपति की पूर्व संतुष्टि से ही कोई इस तरह का अध्यादेश संसद की पटल पर रखा जाए। बिना राष्ट्रपति के प्रायर अप्रूवल के, यानी पूर्व संतुष्टि के, ऐसा कोई बिल पार्लियामेंट के पटल पर रखा नहीं जाएगा। एक शर्त तो ये। दूसरा, अगर मान लीजिए कि यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास गया और कहा कि हम इसको रखना चाह रहे हैं, कैबिनेट ने दिया राष्ट्रपति को, रखना चाह रहे हैं, इनकी प्रायर अप्रूवल के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा, और राष्ट्रपति इस अध्यादेश के लिए अपनी अप्रूवल देना चाहते हैं, देंगे। तो ये अप्रूवल देने से पहले जिस भी राज्य से संबंधित ये बिल है, जिस राज्य का नाम वो परिवर्तित करना चाहते हैं, जिस राज्य का उल्लेख इस बिल में हुआ होगा, जिस राज्य से संबंधित ये बिल होगा, राष्ट्रपति इस बिल को उस विधान मंडल को प्रेषित करेगा विधानमंडल। और किस लिए? विधानमंडल इस बिल पर अपने विचार राष्ट्रपति को देगा। बात समझ में? अच्छा, मान लो कि राष्ट्रपति ने इनको भेजा कि भैया ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, आपका नाम परिवर्तित करना चाह रहे हैं, आपके क्या विचार? तो इनको एक निश्चित सीमा में, जितने भी दिन ये बताएगा, इस निश्चित सीमा में अपना जवाब राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। एक निश्चित सीमा में इस विधानमंडल को अपना जवाब राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। हालांकि ये जो जवाब ये देंगे कौन? विधानमंडल राष्ट्रपति को, कि हम नहीं चाह रहे बदला जाए, या ये कह दें कि हम चाह रहे हैं कि बदला जाए। बात समझ आ रही है? ये कह दें कि हम चाह रहे हैं कि बदला जाए, तो ये जो इनका विचार है, ये राष्ट्रपति के लिए जो है बाध्यकारी नहीं होगा। राष्ट्रपति चाहे तो इनके विचार को स्वीकार कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो इनके विचार को अस्वीकार कर सकता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? राष्ट्रपति जब विधानमंडल को वो बिल देगा और विधानमंडल को एक निश्चित सीमा में उस बिल पर अपने विचार राष्ट्रपति को देने होंगे। ये क्लॉज पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे लगभग 18th यानी 18वें संविधान संशोधन, 18वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से संशोधन द्वारा? 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो हुआ है 1966 में। कब हुआ है? 1966 में। 1966 द्वारा भारतीय
इसमें जो है रखा गया कि एक निश्चित सीमा के भीतर आप अपने विचार राष्ट्रपति को दीजिए। हालांकि राष्ट्रपति के लिए ये फाउंडेशन नहीं है कि इनके विचार की स्वीकार करें या स्वीकार, दोनों राइट जो है राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद ही इस तरह का बिल पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जो अनुच्छेद 3 है वो भारतीय संघ के जो राज्य क्षेत्र हैं उन्हीं में नए राज्यों का उदय हो, सीमा में परिवर्तन हो, या पुनर्गठन करना हो किसी राज्य का, या उसकी बॉर्डर पर जो है अल्टरनेशन करना हो, यानी अल्टर करना हो बॉर्डर का जो है। आप एक तरह से देखो कि भारत के मानचित्र को एडिट करने की जो पावर है वो किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इसीलिए कहते हैं कि जो भारत है ना, भारत वो विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते, संघ से राज्य अलग नहीं हो सकते, यानी विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अनुच्छेद 3 संघ जो है चाहेगा तो कर सकता है, मतलब संसद, ये पावर किसको है? संसद को। अनुच्छेद 2 में भी पावर किसको है? संसद को। अनुच्छेद 3 में भी पावर किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बात कर लेते हैं अनुच्छेद 4 की। क्या कहता है अनुच्छेद 4? अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि अनुच्छेद 2 में या फिर अनुच्छेद 3 में जो शक्तियां संसद को दी गई हैं और संसद इन शक्तियों का प्रयोग करती है, मतलब नए राज्यों को जो है, नए राज्यों की स्थापना करता है, नए राज्यों का प्रवेश करता है, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर दे या उसके नाम में परिवर्तन कर दे, यानी अनुच्छेद 2 और 3 द्वारा किए गए संसद के जो कार्य होंगे, या अनुच्छेद 2 या 3 द्वारा किए गए जो संसद के कार्य हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत जो बताए गए संशोधन हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों की बात की है, एक विशेष मेजोरिटी वाली और एक विशेष मेजोरिटी प्लस राज्यों से अधिक राज्य की जो है विधानमंडल से संतुष्टि, है ना। तो उस पर डिटेल चर्चा हमने जो है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, स्पेशल मेजोरिटी और वो जाकर के देखिए। तो 368 द्वारा जो बताए गए संशोधन है, तो ये 2 और 3 वाला जो काम है पार्लियामेंट का, ये इस 368 के तहत किए गए संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी ऐसा काम अगर पार्लियामेंट को करना है तो ये साधारण बहुमत द्वारा पार्लियामेंट कर सकती है। अब अगर ऐसा है कि सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो ये भी सवाल उठा था कि क्या ऐसा संसद हो सकती है कि मान लो कि कोई भारतीय क्षेत्र है और वो किसी दूसरे फॉरेन टेरिटरी को देना चाहता है, तो ये क्या शक्ति भारत की संसद के पास है कि भारतीय क्षेत्र को सीमा काट के उस क्षेत्र को जो है किसी बाह्य राज्य को हस्तांतरित करना हो? ऐसा मामला, ऐसा सवाल उठा बेरुवाड़ी केस 1960 में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना निर्णय सुनाया कि अनुच्छेद 3 में ऐसा प्रावधान पार्लियामेंट को नहीं मिलता है कि किसी बाह्य क्षेत्र को दे दे। ठीक है। हालांकि 1969 में जो है, तो इसी तरह आप देखो कि जो है नवा संविधान संशोधन करना पड़ा था उस समय, जब पाकिस्तान को जो है हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्सा दिया है अपने क्षेत्र का।
तो देने के लिए अनुच्छेद 3 में शक्ति थी नहीं, बाह्य शक्ति को देने के लिए अनुच्छेद 2 में भी नहीं है। तो नवा संविधान संशोधन उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अगर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो उस समय शायद क्या नाम है उनका, बहुत बढ़िया नाम था, मैं भूल रहा हूँ, फिरोज करके नाम है, फिरोज करके उनका नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो उनके साथ नवा संविधान संशोधन होता है और वो क्षेत्र पाकिस्तान को दिया जाता है। खैर उसके बाद आप आज का वीडियो यहीं तक हम रखेंगे। अनुच्छेद 1 नाम और भारत की पद्धति का प्रकार, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का गठन और उसका प्रवेश, यानी ये वो राज्य हैं जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है और भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तीसरा अनुच्छेद तीसरा की भारतीय संघ का हिस्सा है उनमें जो है नए राज्यों का गठन हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो, उनकी बाउंड्री को घटाना, उनकी बाउंड्री को बढ़ाना हो या फिर उनके नाम में परिवर्तन करना हो, तो ऐसी पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई। 2 शर्तें क्या है ऐसा का अनुच्छेद 3 की शक्ति यूज करने के लिए पार्लियामेंट के पास क्या 2 शर्तें हैं, तो वो भी हमने बता दिया है कि जो है क्या शर्तें हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 द्वारा जो भी अमेंडमेंट हो रहा है, संशोधन हो रहा है, ये अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन नहीं माना जाएगा। ऐसा कार्य अगर आपको करना है तो इसको सिंपल मेजोरिटी से आप दोनों हाउस में पास करा लो और आप ऐसा कार्य कर लोगे, यानी नए राज्य का गठन करना हो, उसकी सीमा परिवर्तन करना हो, उसका जो है नाम बदलना हो, आप कर सकते हो अनुच्छेद 4 में साधारण बहुमत से पास करा के। हालांकि जो दूसरे देश के साथ जो बॉर्डर समझौता है वो जो है वाइड टेरिटरी को देने वाला जो जजमेंट आया था उसका हिस्सा नहीं है। यानी अगर हम किसी वाइड देश के साथ बॉर्डर लाइन जो है समझौता कर रहे हैं तो वो ये नहीं माना जाएगा कि हम अपनी टेरिटरी किसी बाह्य देश को दे रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप खुश रहिए, आप पढ़ते रहिए। कल हम लोग देखेंगे कि भारतीय देशी रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारत का मानचित्र कैसा दिखता था, यानी कितने राज्य हुआ करते थे, कितने यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। उसके बाद कैसे हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया, किस तरह राज्यों का जो है स्थापना होती है, किस तरह राज्यों का निर्माण होता है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे कमीशन हैं जो राज्यों के गठन से संबंधित हैं और उसके लिए बनाए गए, क्या उन्होंने सिफारिशें की, है ना। ये जैसे शाह कमीशन है, आपका जेवीपी कमीशन है, आपका जो है धर आयोग है, इन सब पर चर्चा जो है हम लोग कल के वीडियो में करेंगे और एक एक राज्य के निर्माण को डिटेल से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कल की वीडियो होगी। आज आप अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को बहुत अच्छे समझ गए होंगे। यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ना कि संघीय राज्य का कॉन्सेप्ट। संघीय राज्य का कॉन्सेप्ट अमेरिका में और यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ भारत में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़े भारत, बड़े भारत। जय हिंद, जय भारत।